नमस्कार, देख रहा है इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बीजेपी में आज से नवीन शुभारंभ हो चुका है। बिहार के मंत्री के तौर पर अब तक नितिन नवीन की पहचान थी, लेकिन अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के लिए नितिन नवीन बिहार से आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बीजेपी हेडक्वार्टर में देखने को मिली। खास तौर से जो अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं जेपी नड्डा, वो वहां पर मौजूद थे। उनकी अगवानी करने के लिए पीयूष गोयल नजर आए और गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उनका स्वागत किया गया, उनका एक तरह से अभिवादन किया गया और औपचारिक रूप से उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, किस तरह से बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत नितिन नवीन का किया गया है। उसके बाद उन्हें जेपी नड्डा ने पदभार सौंपा, उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया अध्यक्ष की। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया यहाँ पर नितिन नवीन का। उन्हें गुलदस्ता दिया गया, उन्हें यहाँ पर माला पहनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनका स्वागत किया है और वरिष्ठ नेताओं ने भी यहाँ पर उनको बधाई दी है। तो तमाम वो तस्वीरें, पहले वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, और उसके बाद उन्हें वहां पर लेने के लिए वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे, वो पहुंचे हुए थे। और सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के अलग अलग जगहों से पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी था। और अब हम तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं अलग अलग, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बिहार की राजनीति से उभरकर अब देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। लोगों की शुभकामना है। मेरे क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, बिहार ने इतना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है। संगठन को जिस तरीके से चलाना चाहिए, हम लोगों का जो देखा उनको काम करते हुए बड़े संजीदे तरीके से काम करते हैं। कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न है। नितिन नवीन जी यंग है, काफी युवा है, बहुत मेहनती है, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं। प्राथमिकता तो निश्चित रूप से संगठन को और मजबूती देना, संगठन को गढ़ने का काम करना, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी नेतृत्व में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो अब बीजेपी की एक तरह से नई पीढ़ी जो है वो सामने आ रही है और अब नए नए चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि अब तक जेपी नड्डा की टीम थी, अब नितिन नवीन जो है एक तरह से नई टीम अपनी बनाते हुए नजर आएंगे। नई पीढ़ी को कमान सौंपने का सीधा संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा है। अब आगे कई सारे उनके पास मिशन होने जा रहे हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, असम का चुनाव होगा, तमिलनाडु होगा, केरल होगा, पुदुचेरी, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, जिसमें बड़ी भूमिका अब नितिन नवीन जो है वो निभाते हुए नजर आएंगे। संगठनात्मक बदलाव उन्हें करने होंगे, किस तरह से बदलाव वो करेंगे वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आप उनके साथ लगातार आए, क्या कुछ नितिन नवीन का कहना था, क्योंकि अभी एक लंबा सफर उन्हें तय करना है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है। जी बिल्कुल, और इस जिम्मेवारी का आभास उनको बखूबी है। कल जब उनकी नाम की घोषणा हुई थी, उसके बाद पहली बार टेलीविजन पे नितिन नवीन ने एनडीटीवी से ही बातचीत की थी और जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि उन्हें न केवल उन्होंने शुक्रिया अदा किया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, बल्कि कहा कि उन्हें पूरी तरह से इस बात का ज्ञान है और आभास है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके सर पे डाली गई है और ख़ासकर जो कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं वो उनके लिए जो है एक बड़ा चुनौती होगा। बंगाल की बात की उन्होंने, तमिलनाडु की बात की, बट वो काफ़ी आश्वस्त दिखे। आज भी जब वो फ्लाइट में आ रहे थे, उनके साथ और भी बड़े नेता थे, गिरिराज सिंह थे, मनोज तिवारी थे, ये सारे उनके साथ थे और पूरे रास्ते जो है नितिन नवीन इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हुए, यानी कि वो इस पे चर्चा करते हुए आ रहे थे। आज जब पीछे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है उनको रिसीव करने के लिए है। एक बार आपको मैं पहले यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। ये दिल्ली का बीजेपी हेडक्वार्टर, जहाँ पे नितिन नवीन अंदर बैठे हुए हैं और सभी बड़े चेहरे जो है बीजेपी के वो यहाँ मौजूद हैं नितिन नवीन के स्वागत के लिए। तो आज एक तरह से औपचारिक रूप से वो अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद से उन्होंने कहा कि उनके पास आराम करने का समय नहीं होगा।
वो लगातार जो है वो पार्टी के काम में लगेंगे। हालांकि आपको ध्यान ये देना होगा कि उनके पास बिहार में वो मंत्री भी है और उनके पास 2 बड़े मंत्रालय हैं, सड़क और अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास जो है उनके पास है। तो जब उनसे मैंने बिल्कुल प्रभाकर, तो यहाँ पर 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री नितिन नवीन जो हैं वो अब कार्यभार यहाँ पर संभालने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पर एक ICICI बैंक में काम करने वाले लोन रिकवरी एजेंट की पहले हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को बोरी में डालकर कार में फेंक दिया गया और अंत में कार को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स की जली हुई लाश कार में मिली है। शख्स को पहले बोरी में डालकर कार में फेंका और फिर कार को आग लगा दी गई। मृतक शख्स का नाम गणेश चौहान बताया जा रहा है और वो ICICI बैंक में लोन रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करता था। किस कारण शख्स की हत्या की गई और उसको इतनी बुरी तरह जला दिया गया, इसकी फिलहाल जाँच हो रही है। बताया जा रहा है कि बैंक के एजेंट को पहले बोरी में बांधा गया और कार को आग के हवाले कर दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस हादसे में गणेश चौहान की झुलसकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है कि आखिर यह हत्या क्यों हुई। मामले की जाँच में जुटे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात 12:30 बजे डायल 112 पर कॉल आया था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया और उनके आने के बाद आग पर काबू पाया गया। रात्री 112 ला एक कॉल आला होता 12:30च्या सुमारास की एक गाडी वानवडा रोडला एका गाडीला आग लागलेली आहे। त्याहून आपला स्टाफ आणि अधिकारी या ठिकाणी आले होते। त्यांनी नंतर अग्निशामक दलाला प्राचारण करून आग गाडीची विझवलेली आहे। त्या गाडीमध्ये जळालेली एक बॉडी दिसत होती, ती पूर्णतः जळालेली आहे। पण वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जागेवर बोलवलेलं आहे, पोस्टमार्टम केलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। तो शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, आगे की जांच चल रही है। लेकिन जिस बेरहमी से यह हत्या हुई है, ये अपने आप में डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। हापुड़ में सूटकेस कांड का खुलासा हो गया। पुलिस के अनुसार एक दंपत्ति ने युवती की हत्या कर दी क्योंकि उसने रेप की शिकायत करने की धमकी दी थी। मृतका झारखंड की रहने वाली थी और पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस कहानी में कई और खुलासे भी हुए। आपको एक एक करके बताते हैं कि ये पूरी मर्डर मिस्ट्री आखिर सुलझी कैसे। यूपी के हापुड़ में 3 महीने तक एक महिला का शव सूटकेस में बंद खेतों में पड़ा रहा। महिला का शव बुरी तरह सड़ चुका था। सूटकेस से दुर्गंध आने लगी थी। जब पुलिस को सूटकेस मिला तब तक शव की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन यह पूरी मर्डर मिस्ट्री पर से पर्दा उठ चुका है। आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल जिस महिला की लाश सूटकेस में 3 महीने से बंद थी, उसका नाम सोनिया है। उसकी उम्र 22 साल थी और वो झारखंड की रहने वाली थी। हापुड़ में अंकित नाम का एक शख्स रहता है जिसकी शादी झारखंड की रहने वाली कलिस्ता उर्फ काली से हुई थी। अंकित अपनी पत्नी की मदद से झारखंड से लड़कियों को घर में काम के लिए मेड के रूप में लाता था और दिल्ली NCR में घरों में काम के लिए भेज दिया करता था। इसकी वो मोटी रकम लेता था और मेड को बहुत थोड़ी सी रकम दे दिया करते थे, यानी मेड के नाम पर मोटी कमाई होती थी। झारखंड से महिलाओं को लाते थे। अंकित अपनी पत्नी की मदद लेता था, महिलाओं को मेड के तौर पर भेजता था। दिल्ली NCR में मेड की भारी डिमांड थी। मेड के लिए भारी रकम लेते थे। जिस महिला को भेजते थे उसे कम पैसे देते थे। हापुड़ में बैठे बैठे ये धंधा चल रहा था। ऐसे ही सोनिया को भी अंकित और उसकी पत्नी ने झारखंड से उसे मेड के तौर पर काम दिलवाने के लिए बुलाया था। उसके साथ एक और संगीता नाम की लड़की आई थी। संगीता को दिल्ली के विवेक विहार भेज दिया, जहां वो एक घर में मेड का काम करने लगी और मृत सोनिया को अंकित ने हापुड़ में अपने घर काम पर रख लिया। अब सोनिया, अंकित और अंकित की पत्नी काली एक ही घर में रहने लगे। लेकिन अंकित के इरादे कुछ और ही थे। वो सोनिया को पसंद करता था। मौका पाते ही एक दिन अंकित ने सोनिया के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो बना लिया और सोनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच दिल्ली गई संगीता भी वापस हापुड़ आ गई। ये ब्लैकमेल का सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा।
सोनिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की धमकी भी दी तो अंकित ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। आपको बताते हैं कि कैसे सोनिया को मारने की प्लानिंग की गई। 28 अगस्त को पति पत्नी ने घटना को अंजाम दिया। दोनों ने सोनिया के सिर पर लाठी डंडे से वार किया, शव को घर में लाकर सूटकेस में छुपा दिया, किराए का ऑटो किया और शव को साथ ले गए। शव को सूटकेस समेत गन्ने के खेत में फेंका। ये सारी वारदात संगीता के सामने हुई। पति पत्नी को डर था कि संगीता सब पुलिस को बता देगी। अंकित ने जबरन संगीता के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध का वीडियो बनाकर संगीता को भी धमकी दी। संगीता पर सोनिया की हत्या के आरोप लगा दिए। सोनिया के शव के साथ संगीता का वीडियो बनाया। संगीता से हत्या का झूठा कबूलनामा रिकॉर्ड करवाया। एक अंकित नाम का व्यक्ति जो कि झारखंड से और बिहार से मेड्स के बिजनेस के लिए लेकर के आता था, मेड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाता था, और उसकी पत्नी कलिस्ता जो कि झारखंड की रहने वाली है, इन दोनों के द्वारा मिल करके इसकी हत्या करी गई। ये जो मेड सोनिया थी, जिसकी पहचान हुई है, मृतका की पहचान सोनिया के रूप में हुई है, ये भी कुछ दिन पहले आई थी, लेकिन ये चूंकि शारीरिक शोषण करता था इसका और इसने शिकायत करने की धमकी दी थी, तो इसलिए जो है इसको रास्ते से हटा दिया और एक और तीसरी मेड जिसका ये शोषण किया करता था उसके साथ में खड़ा करके एक वीडियो बना लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है, डेड बॉडी के साथ में साक्ष्य मिले हैं, कपड़ों की पहचान हुई है, सूटकेस की पहचान हुई है और अब केवल एक डीएनए की पहचान शेष रह गई है। इस प्रकार से पूरी तरीके से न सिर्फ अनावरण घटना का हुआ है और जितने भी इसमें तार जुड़े हुए हैं सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन वाला जो मॉडल है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कहीं कहीं पे स्थानीय लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि ये बुलडोजर ड्राइव 10 दिनों तक चलेगी। बिहार में फिर एनडीए सरकार बनने के बाद से बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान बन चुकी है, वो अब बिहार में भी गरज रहा है। आए दिन अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है। कई इलाकों में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हो रही है। इन सभी शहरों में बुलडोजर गरज रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। बिहार के बेतिया में नरकटियागंज अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया है। जेसीबी के द्वारा मुख्य सड़क को अतिक्रमण किया गया था, जिसे नगर प्रशासन ने बुलडोजर तोड़ अतिक्रमण मुक्त कराया है। नगर प्रशासन ये अभियान 10 दिन तक लगातार चलाएगी ताकि शहर में जो जाम लग रहा है उससे निजात मिल सके। आज हम लोग नगर प्रशासन की टीम रोड मैप तैयार कर अतिक्रमण ड्राइव चलाएगी। ये ड्राइव लगातार चलेगा। हम आए दिन देखा जा रहा है कि नरकटियागंज में जाम की समस्या बनी जा रही है। कुछ लोग रोड पे घर या अपना ठेला उला लगवा दे रहे हैं, या बहुत दुकानदार है जो आगे अपना घर बढ़ाकर या दुकान लगाकर उसको अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हम लोग इसको लगातार ड्राइव चलते रहेगा 10 दिनों तक। और हमारे नगर आयुक्त जो अभी ज्वाइन किए हैं उनका सख्त आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्टिव रहेंगे इस चीज़ को लेकर, ताकि नरकटियागंज में जो जाम की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। बिहार के नालंदा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के विरोध में महिलाओं ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप था कि यह कार्रवाई सिर्फ एक हिस्से में हो रही है और दूसरे हिस्से को छोड़ दिया जा रहा है। मांग न मानने पर महिलाएं जेसीबी के डोजर पर बैठकर हंगामा करने लगी, जिस कारण सड़क पर भी जाम हो गया। किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत हुआ। छपरा में भी नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को लगातार बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। उसी कड़ी में छपरा के साड़ा मठिया मोड़ से मोहिया चौक तक बुलडोजर चला। पुलिस बल की निगरानी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने सड़क किनारे नाले के ऊपर स्थायी या अस्थायी अतिक्रमण किया है, उसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पटना
पन्ना जिले के दानापुर में इन दिनों अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। पीटा नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनी दुकानें और अतिक्रमण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोग और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दानापुर, खगौल रोड, बेली रोड जो सर्विस लेन है, फिर से गोला रोड, राम जयपाल, हर तरफ जो है ये हमारा रामजी चौक से ऑफिस का जो सड़क है, बीबीगंज की तरफ, सब तरफ किया जाएगा। और लगातार 11वें दिन आज जो है अतिक्रमण ड्राइव चल रहा है। इसमें पूरे 11 दिन में लगभग हम लोग 2 लाख के आसपास जो है फाइन के रूप में वसूली हुई है। यानी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। जो बुलडोजर कभी यूपी में गरजता था, आज वो बिहार में भी फुल एक्शन मोड में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बुलडोजर की बात हो रही हो तो आपको हरियाणा ले चलते हैं, जहां पर प्रशासन ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में बुलडोजर कार्रवाई की है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, वहीं फरीदाबाद में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। क्या कुछ यहां पर हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार के बाद अब हरियाणा में योगी मॉडल वाला बुलडोजर गरज रहा है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, एक गुरुग्राम की और दूसरी फरीदाबाद की। दोनों जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बादशाहपुर इलाके में अवैध रूप से चलाई जा रही अस्थायी मार्केट को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इन अस्थायी दुकानों से 2 अपराधियों के द्वारा अवैध वसूली की जा रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार पुलिस को मिल रही थी। ये अवैध गतिविधियां नरेंद्र उर्फ टिल्लू और रवि नाम के 2 भाइयों द्वारा संचालित की जा रही थी। दोनों सगे भाइयों के खिलाफ दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये दोनों भाई हैं और इनके खिलाफ 302, 307 आर्म्स एक्ट और हिनेस क्राइम के कई पर्चे दर्ज हैं। इनकी हैबिट में ही शुमार है ये चीजें भी। नगर निगम ये देखते हैं, जगह देखते हैं भी कोई खाली पड़ी जगह हो, उसको अवैध तरीके से कब्जा करते हैं और अवैध तरीके से कब्जा करके ने उसको छोड़ने के या तो पैसे हटते हैं या फिर उस पर दुकान वगैरह खुलवाते हैं और उनसे पैसे हटते हैं। इनकी ये कार्रवाई कंटिन्यू लगातार चली आ रही है। दोनों भाइयों पे कितने आपराधिक मामले? दोनों भाइयों पे कम से कम 12-13 मुकदमे दर्ज हैं इन पे। इन दोनों अपराधियों पर हत्या के प्रयास, धमकी, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, जुआ खिलाने और मारपीट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद सभी अस्थायी दुकानों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो वहीं फरीदाबाद में भी बुलडोजर गरजा है। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के साथ कैली बाईपास रोड स्थित बनाई गई अवैध कॉलोनी में मकान व दुकानों पर टाउन एंड कंट्री प्लानर विभाग ने कार्यवाही करते हुए तोड़फोड़ की। डीटीपी के अनुसार करीब 18 एकड़ में यहां कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसमें कुछ इलाकों में दुकान व मकान बनाए जा चुके थे। आखिरी कार्रवाई यहाँ पे 31 अक्टूबर 2025 को करी गई थी। जितना डेमोलिशन उस दिन हो पाया था, उसके साथ साथ जो बाकी बच गए थे उनको हिदायत थी कि आप इवैक्यूएट कर दें, इसको खाली कर दें, ताकि आगे फर्दर हम उसको तोड़ सकें, या लोगों से भी अपील थी कि वो खुद अपना रिस्टोर कर लें। बट अनफॉर्चुनेटली वायलेशन जो थी यहाँ पे लोगों ने कंटिन्यू रखी, जो साफ उनकी मंशा दिखाता था कि वो अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण को बढ़ावा ही दे रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वजह से आज हमने दोबारा यहाँ पे एक डेमोलिशन ड्राइव प्लान करी। दिल्ली एनसीआर के लोग इस वक्त भयानक वायु प्रदूषण से जूझ रहे हैं, जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है और इस सब के बीच में अब इस जहर के खिलाफ योगी आदित्यनाथ एक्शन प्लान से रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक्शन प्लान की रिपोर्ट तलब की है। सीएम योगी ने यह साफ किया है कि जल्द से जल्द प्रदूषण से निपटने का प्लान जो है उसे लागू किया जाए। यूपी में प्रदूषण धुआंधार, योगी प्लान तैयार। एनसीआर में अंधाधुंध, AQI जहरीला प्रचंड। प्रदूषण के विरुद्ध योगी करेंगे हवा युद्ध।
दिल्ली एनसीआर प्रदूषण चरम पर है। प्रदूषण का असर पश्चिमी यूपी में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते लोगों की परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा है। मेरे साथ अभी इन्वायरमेंटलिस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर अमित गुप्ता जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर एनडीटीवी से बात करने के लिए। हम जहाँ पे खड़े हैं अभी हम देख ही सकते कितना बुरा हालत है। विजिबिलिटी ड्रॉप कर गया है, स्मॉग है इतना ज़्यादा। AQI हैज़ बीन 499 इन नोएडा। सर आप हमें बताइए कि नोएडा का मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहाँ से है और अथॉरिटीज़ कितना ज़्यादा इस पे काम कर रही हैं? नोएडा का मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन है डस्ट कंस्ट्रक्शन। इस एरिया में हम खड़े हैं, इसका पोल्यूशन लेवल कल से 499 है एयर मॉनिटरिंग स्टेशन में। उसके पीछे पूरा कंस्ट्रक्शन है, आप सामने देखिए रोड पूरी मिट्टी से भरी हुई है। डस्ट जो कंस्ट्रक्शन से है, नोएडा अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स हैं जो सड़क तोड़ के चले जाते हैं, बीट जल डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट या फिर बिजली विभाग जो केबल डालने के लिए करता है। व्हीकलर पोल्यूशन बहुत है। नोएडा में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर आप 8-10 किलोमीटर की मेट्रो को छोड़ दें, ग्रेटर नोएडा मेट्रो को छोड़ दें, एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं है। तो व्हीकल्स अपने प्राइवेट व्हीकल्स चलते हैं, डीजल ऑटोज़ हैं, ये सब ऐड ऑन कर रहे हैं। और आप बात करते हैं कि अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। आप खुद देखिए इतने पोल्यूशन के बाद हमने देखा कि गाड़ी पानी डाल रही है, बस वो सड़क पे पानी डाल के जा रही है और पेड़ दोनों तरफ मिट्टी से भरे हुए हैं। न मिट्टी हटाई जाती है और पानी डालने के 2 घंटे बाद इतने ट्रैफिक में वो मिट्टी सूख जाएगी और फिर वापस आएगी। मैं दिखाऊंगी मेरे विजुअल्स इधर कैसे इधर वाटर स्प्रिंकलर्स तो दिया जा रहा है थोड़ा डस्ट सप्रेशन के लिए, बट जो इधर ट्रीज है वो कम्प्लीटली डस्ट में अभी भी कवर्ड है। उधर हम देख सकते हैं कैसे वेस्ट ऐसे कॉन्ग्रीगेट होकर पड़ा हुआ है। और सर जैसे बता रहे थे कि इधर ओपन वेस्ट बर्निंग का सारे जगह पे ऐसे नुक्स एंड कॉर्नर्स में होते रहते हैं और उसके वजह से जहाँ पे मैं खड़ी हूँ उधर काफी ज्यादा एक पंजेंट स्मेल है। आपने दिल्ली से सटे नोएडा का हाल देखा। इसी वायु प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए यूपी में सीएम योगी ने एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एयर पोल्यूशन को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदूषण का असर मेरठ से मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत तक नजर आने लगा है। लिहाजा यूपी के 7 विभागों को पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी सरकार की ओर से एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद समेत पश्चिमी यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा, बागपत, बड़ौत और मुजफ्फरनगर के विकास प्राधिकरणों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी विभागों को वायु प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान तैयार करने को कहा गया है। साथ ही ये रिपोर्ट भी तलब की गई है कि पूरे साल प्रदूषण को काबू में लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएंगे। जाहिर है प्रदूषण की समस्या साल दर साल और विकराल होती जा रही है। ऐसे में अगर वक्त रहते प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय नहीं किए गए तो दिल्ली के साथ साथ यूपी समेत कई और राज्यों को गैस चेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।